हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और ये पर्यावरण प्रदूषण किस वजह से होते हैं। इन पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है और सरकार के स्तर पर किस प्रकार से इनको रोकने का प्रयास करना चाहिए, समुदाय के स्तर पे किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को आज की क्लास में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है इसके बारे में बताऊंगा। फिर ये पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से होता है, इसके होने से क्या हानि हो सकती है, और फिर उसके बाद हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे या वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है, वायु प्रदूषण में कौन कौन सी जो हानिकारक गैसें हैं जो हमको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती हैं और इनके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, पर्यावरण प्रदूषण यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, यानी हमारे चारों तरफ का जो आवरण है भौतिक पदार्थों का, जैविक पदार्थों का, अजैविक पदार्थों का, तो इनके चारों तरफ जो फैली हुई आवृत्ति है, आवरण है, ये कैसे जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा प्रदूषित होता है और इनको प्रदूषित करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है शामिल होती हैं, किस वजह से प्रदूषण होता है। तो देखिए, जब मानव गतिविधियों या प्राकृतिक कारणों से वायु, जल, मृदा यानी भूमि, ध्वनि आदि प्राकृतिक घटकों में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जीवों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। यानी जब मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा भूमि, जल, वायु और मृदा इत्यादि में प्राकृतिक घटक जो हैं हानिकारक रूप में शामिल हो जाते हैं और जिससे मनुष्य के या जीव जंतुओं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। देखिए, इसे सरल शब्दों में कैसे कहा जा सकता है कि प्राकृतिक वातावरण का ऐसा कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों के स्वास्थ्य व पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाए, वही पर्यावरण प्रदूषण होता है। यानी प्राकृतिक वातावरण में, पर्यावरण में कोई ऐसी चीज जो अवांछनीय रूप से बढ़ जाए और जिसके बढ़ने की वजह से जीव जंतुओं को नुकसान हो, उनके जीवन को क्षति पहुंचे, तो वो कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण जो है मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। जैसे देखिए, पहला है वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन, दूसरा जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन, तीसरा देखिए भूमि या मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन, चौथा ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पॉल्यूशन, और पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। यानी मुख्यतः 5 प्रकार के प्राकृतिक रूप से वो जो है पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग इसके कारण को देख लेते हैं, यानी ये जो प्रदूषण होता है ये किस वजह से होता है। तो देखिए, उद्योगों और कारखानों से निकलने वाले धुओं की वजह से होता है, वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों की वजह से होता है, विभिन्न प्रकार के देखिए प्लास्टिक और रासायनिक कचरे का जहां तहां फेंकने की वजह से होता है, कृषि में अत्यधिक कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग करने से होता है, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों को जहां तहां फेंकने से भी होता है। तो देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। इसे रोकने के लिए जागरूकता, संयम और सतत विकास की नीति अपनाना आवश्यक है। अब देखिए, पहला जो प्रदूषण का प्रकार है यानी वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। यानी एयर प्रदूषित किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जब वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धूल, धुएं, रासायनिक कण आदि की मात्रा प्राकृतिक स्तर से अधिक हो जाती है और यह मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगती है, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। यानी हमारे वायुमंडल में जब धूल, गैसें और विभिन्न प्रकार के रासायनिक कण जो हैं, जो रिक्वायर्ड मात्रा होती है, यानी जो प्राकृतिक स्तर होता है उससे जब अधिक हो जाए,
तब यह मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसे कहा जाता है वायु प्रदूषण। अब देखिए भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, यानी अपने देश में वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है। तो देखिए वाहनों के धुओं की वजह से, विभिन्न प्रकार की डीजल पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, उनसे जो गैसें निकलती हैं, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, ये जब निकलता है तो उससे प्रदूषण फैलता है। और इस प्रकार से देखिए खास करके मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये बड़े बड़े जो शहर हैं, इन शहरों में इस प्रकार से गाड़ियों के धुओं से वायु प्रदूषित होता है। उसके बाद फिर देखिए औद्योगिक उत्सर्जन यानी इंडस्ट्रियल एमिशन, विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहरीली जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण फैलाती हैं। फिर देखिए कृषि संबंधी कुछ कारण हैं, यानी एग्रीकल्चर काज, जिसमें देखिए पराली जलाना, फसल के अवशेष जलाना, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार से जो है वायु वहाँ की प्रदूषित होती है और दिल्ली की हवा को भी यह प्रभावित करती है। उसके बाद देखिए निर्माण और धूल, विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन के कार्यों में जो धूल वगैरह उड़ती है, बिल्डिंग मकान जब बनाए जाते हैं तो इससे जो है नुकसान होता है। सड़कों की खुदाई की जाती है, इसमें भी जो धूल उड़ती है, इसमें देखिए PM 10 और PM 2.5 की मात्रा जो है बढ़ जाती है, जिससे वायु प्रदूषण होती है। उसके बाद देखिए घरेलू ईंधन का उपयोग करने से भी होता है, जो है बायोमास बर्निंग यानी लकड़ी का उपयोग, कोयले का उपयोग, कंडे का उपयोग, इन सब चीज़ों का उपयोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, उसके वजह से भी वायु प्रदूषित हो जाती है। अब देखिए वायु प्रदूषकों को कितने भागों में बांटा गया, तो वायु प्रदूषकों को देखिए मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो सीधे ऐसी जगहों से आते हैं जैसे कारों और कारखानों से, यानी ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्ट वायु में मिल जाते हैं और मिलकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें देखिए पहला क्या होता है, कण पदार्थ या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको देखिए शॉर्टकट में SPM या PM के नाम से जाना जाता है। ये वायु में निलंबित बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद फिर देखिए कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गाड़ियों के धुओं वगैरह से निकलते हैं, कल कारखानों के धुओं से निकलते हैं और वायु में डायरेक्ट मिल जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए हाइड्रोकार्बन होता है जो मीथेन और अन्य ऑर्गेनिक यौगिक से बना होता है। उसके बाद फिर देखिए सल्फर ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए हानिकारक होता है। ये विभिन्न प्रकार के AC या रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करने की वजह से निकलता है। इसके बाद देखिए लेड या सीसा होता है जो भारी धातु प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी जितने प्रदूषक वायु प्रदूषक हैं प्राथमिक प्रदूषक हैं। अब देखिए द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये देखिए किसी स्रोत से सीधे नहीं आते हैं बल्कि ये किसी दूसरे अन्य वजह से जो है वायु में मिलते हैं। देखिए इसके बजाय ये वायु में प्राथमिक प्रदूषकों के साथ अन्य चीज़ों की प्रतिक्रिया करके बनते हैं, यानी डायरेक्ट वायु में ये नहीं मिलते हैं बल्कि किसी दूसरे चीज़ के साथ प्रतिक्रिया करके बनते हैं। इनसे संबंधित देखिए अम्लीय वर्षा और धुंध यानी स्मॉग को जो है जाना जाता है, यानी ये द्वितीय प्रदूषक के 2 महत्वपूर्ण प्रकार हैं। जिसमें देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, एसिड रेन, यह तब होती है जब सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वायुमंडल में पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं और यह जल स्रोतों, वनस्पति और इमारतों को क्षतिग्रस्त कर सके। यानी ये कब होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर क्रिया करते हैं। यानी जब बरसात होती है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जमीन पर गिरती हैं, जिसकी वजह से ये जो भी जल स्रोत होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, जो इमारतें होती हैं, उनको क्षतिग्रस्त करते हैं, यानी इसमें अम्लीय प्रभाव आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है धूम कोहरा, यानी जिसको स्मॉग कहा जाता है। ये देखिए इसको धुआंसा, काला धुआं, धुंध या साधारण भाषा में स्मॉग भी कहा जाता है। यह तब बनता है जब धूप में वायु प्रदूषक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन्स प्रतिक्रिया करते हैं। यानी ये तब बनता है
जब तेज धूप हो और विभिन्न प्रकार के ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाकर मिल जाते हैं तो कुहासे जैसा, धुंध जैसा दिखता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की श्वसन समस्या होती है और लोगों को दिखाई न होने की वजह से गाड़ियों का एक्सीडेंट वगैरह भी इसके वजह से होता है। अब देखिए भारत में वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव है। भारत में वायु प्रदूषण की वजह से क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से देखिए दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, बच्चों और बुजुर्गों में विशेष रूप से खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद देखिए इससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा, ओजोन परत को क्षरण होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। इससे दृश्यता में कमी आती है। धुंध के कारण देखिए सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे देखिए दिल्ली में हर साल सर्दियों में स्मॉग छा जाता है। कुछ देखिए प्रमुख वायु प्रदूषण हैं, यानी मेजर एयर पॉल्यूशंस, जिसमें देखिए ओजोन यानी भूमि स्तर पर ओजोन का जो है लेवल बढ़ जाना, यानी O3 का जो है जो लेवल बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि इसमें वाहनों के निकास और औद्योगिक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बन यौगिकों की सूर्य की रोशनी में प्रतिक्रियाएं होने से इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इससे देखिए स्वास्थ्य प्रभाव क्या होता है, हेल्थ इफेक्ट। इससे अस्थमा, एम्फाइजीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे फेफड़े की बीमारियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद फिर देखिए शीशे की वजह से क्या होता है। शीशा देखिए कहाँ से होता है, पहले लेडेड पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी पहले जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता था उसमें लेड का भी मिश्रण रहता था, जिससे देखिए क्या होता था स्वास्थ्य प्रभाव पर। केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली को यह प्रभावित करता था। लाल रक्त कोशिकाओं के विकास में बाधा डालता। इसके बाद फिर देखिए अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्टकट में SO2 कहते हैं। यह देखिए जो है तापी बिजली संयंत्र, जहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, उन कारखानों से विभिन्न प्रकार की जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का श्रावण होता था, उत्सर्जन होता था, जिससे देखिए स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था। विभिन्न प्रकार की गंभीर श्वसन समस्याएं पैदा होती थी और फेफड़ों में गैस आदान प्रदान जो है बाधित होता था। उसके बाद फिर देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से क्या परेशानी होती है। यह भी देखिए तापी बिजली संयंत्रों द्वारा ही उत्पादित होता है, यानी कोयले के द्वारा जहाँ पर बिजली बनाई जाती है उन सभी फैक्ट्रियों से यह गैस निकलती है। इसके द्वारा देखिए हृदय और फेफड़े की समस्याएं हो जाती हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा होता है और विभिन्न प्रकार के कैंसर जनक जो है कारक भी इससे बनते हैं। इसके बाद फिर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह देखिए कैसे निकलता है, विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन, लकड़ी के स्टोव, सिगरेट के धुएं, इनके वजह से जो है यह गैस निकलती है और इस गैस की वजह से देखिए ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है यह, और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। उसके बाद फिर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये देखिए तेल रिफाइनरियों से और रासायनिक उद्योगों के आसपास यह पाया जाता है, यानी जहाँ पर तेल रिफाइन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर यह निकलता है। इसके देखिए स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है। इससे मितली यानी उल्टी आती है, दिल का कच्चा होना यानी इसमें उल्टी जैसी फीलिंग होती है, आँखों और गले में जलन पैदा होती है। इसके बाद फिर देखिए अगला जो है प्रदूषक है हाइड्रोजन साइनाइड है। यह देखिए विभिन्न प्रकार के ब्लास्ट फर्नेस से उत्सर्जित होता है, फ्यूमिगेशन से होता है, रासायनिक उद्योगों में इस्तेमाल करने से यह निकलता है। इससे देखिए स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है, सिर दर्द होता है, गला सूख जाता है, धुंधली दृष्टि हो जाती है, तंत्रिका कोशिका विकार का कारण बनता है। इसके बाद फिर देखिए अमोनिया है। अमोनिया देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य, जैसे खाद वाली जो फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पर, रंग बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, ब्लीचिंग विस्फोटक का जहाँ निर्माण होता है वहाँ से ये गैस निकलती है। इस गैस से देखिए उच्च स्तरों पर यह जल निकायों को अम्लीकृत कर देती है, जिससे बहुत बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद फिर देखिए अगला है फॉस्फिन। यह देखिए रासायनिक और रंग बनाने वाले उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है और जब यह वायुमंडल में मिलता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलाता है। जैसे देखिए इससे फेफड़ों में शोथ, पल्मोनरी एडेमा हो जाता है और जिससे बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। उसके बाद देखिए वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये देखिए कहाँ से होते हैं, गैसोलीन और बेंजीमीन जैसे पदार्थों से यह
शामिल होने से बनता है और जो सरलता से वाष्पित हो जाता है, यानी यह वायुमंडल में मिल जाता है और इसके वजह से देखिए स्मॉग का निर्माण होता है। और बेंजीन भी देखिए वोलेटाइल जो कारक है उसका एक प्रकार है जो जिसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इससे रक्त विकार, एनीमिया, ल्यूकेमिया आदि समस्या होती है। इसमें अस्थि मज्जा को क्षति पहुंचती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र हो जाता है और दुर्बल हो जाता है और कैंसर के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर देखिए आर्सेनिक है। यह देखिए आर्सेनिक सोल्डरिंग के दौरान निकलता है, जब विभिन्न प्रकार की सोल्डरिंग की जाती है, चीज़ों को जोड़ा जाता है। ये देखिए वेल्डिंग वाले जो काम करने वाले होते हैं वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा जो है निकास होता है। देखिए इससे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं और किडनी को नुकसान पहुंचाता है, इसके वजह से पीलिया भी हो जाता है। इसके बाद फिर देखिए कण पदार्थ यानी SPM और PM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये देखिए इंसिनरेटर्स और विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं, यानी जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनती हैं, खदानों वगैरह में जो खुदाई की जाती है वहाँ पर ये निकलते हैं। इससे देखिए एम्फाइजीमा, अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन समस्याओं की शुरुआत इसकी वजह से हो जाती है। अब देखिए जो कुछ प्रमुख वायु प्रदूषक थे इनके दुष्प्रभावों को हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते। देखिए कार्बन यौगिक जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हरित गृह प्रभाव होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं और प्रभावित अंग रक्त धमनियाँ हो जाती है। उसके बाद देखिए सल्फर के जो यौगिक हैं इनसे अम्ल वर्षा, श्वसन संबंधी समस्या, पौधों में क्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। नाइट्रोजन के यौगिक से देखिए ये भी अम्ल वर्षा, पादपों की उत्पादकता में कमी, आंखों और फेफड़ों में जलन उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से देखिए निलंबित कण जो है ये दृश्यता में कमी लाते हैं, लाल रक्त निर्माण कोशिकाओं के निर्माण में बाधा लाते हैं, इससे कैंसर होता है। हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, एथिलीन की वजह से देखिए ये भी कैंसर के कारण बनते हैं, इनसे श्वसन संबंधी समस्या होती है। समय पूर्व पत्तियों और फलों का इससे गिर जाना होता है, यानी जो पेड़ हैं उनकी पत्तियां समय से पहले गिर जाती हैं और फल भी पकने से पहले ही टूट जाते हैं। उसके बाद देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिससे भूमंडलीय वाष्पन बढ़ता है, ओजोन परत का क्षरण होता है। इसके बाद देखिए ओजोन के लेवल में वृद्धि होने से क्या होती है, श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, पर्ण समूह को नुकसान होता है। लेड से देखिए क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, अंग प्रभावित होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क, यानी यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के रेशे जो कपास और ऊन से निकलते हैं ये फेफड़ों पर जो है दुष्प्रभाव डालते हैं। उसके बाद देखिए एस्बेस्टस होता है, इससे श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, कैंसर का कारण बनता है और इससे जो अंग प्रभावित होता है वो फेफड़ा प्रभावित होता है। उसी प्रकार देखिए स्मॉग से आंखों में जलन होती है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती है। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण से संबंधित एक जो गंभीर समस्या हुई थी, गंभीर आपदा है, जो देखिए भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसमें देखिए 1984 ईस्वी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था फैक्ट्री से, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत से लोग जो हैं गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है इसका उपयोग देखिए कीटनाशक दवाओं के उत्पादन में किया जाता था और यह देखिए बहुत ही खतरनाक जो है त्रासदी थी, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा था। अब देखिए फ्लाई ऐश, यह भी देखिए वायु प्रदूषक के रूप में ही जाना जाता है। यह देखिए एक सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन देखिए मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से होता है, यानी जहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है वहाँ पर इस प्रकार का जो है फ्लाई ऐश निकलता है। इस फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की एवं सीमेंट की अपेक्षा अत्यधिक मजबूत होती हैं, यानी इसका उपयोग भी किया जा सकता है। यानी इससे ईंट बनाएंगे तो जो नॉर्मल ईंट बनाई जाती है उससे यह हल्का होता है और मजबूत होता है। भूमि भराव और खानों के भराव में इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कहीं भूमि को गड्ढा वड्ढा खोदा गया या खानों से कुछ निकाल लिया गया और गड्ढे हैं तो वहाँ पे इसको डाल के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है उस गड्ढे को भरने के लिए। इसके अलावा देखिए खेतों में छिड़काव करने से मृदा की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाकर फसल की पैदावार बढ़ा देता है, यानी खेत में अगर इसका छिड़काव किया जाए तो मृदा की जो जल ग्रहण क्षमता है ये बढ़ा देता है और उससे फसल की पैदावार बढ़ती है। लेकिन इससे देखिए कुछ हानियां भी हैं, यह वायु की गुणवत्ता में गिरावट लाता है, इस श्वसन संबंधी समस्या होती है। पत्तियों तथा मिट्टी पर जमा होने से वनस्पतियों के विकास में यह बाधक होता है, यानी इस पत्तियों पर अगर ज़्यादा जम गया, मिट्टी के ऊपर ज़्यादा जम गया तो इससे वनस्पतियों को नुकसान होता है। इसके देखिए क्या क्या घटक होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं।
इसमें देखिए एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम तथा अन्य विषैली धातुएं जैसे आर्सेनिक, कोबाल्ट और तांबा इत्यादि इसमें शामिल रहते हैं। अब देखिए ये वायु प्रदूषण से संबंधित एक और टर्म है जिसको देखिए पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट के नाम से जाना, जिसको शॉर्टकट में पैन कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है देखिए इस प्रकार से है, इसको C2H3NO5 के नाम से जाना जाता है। यह देखिए एक द्वितीयक प्रदूषक है। इसके वजह से देखिए रासायनिक धूम्र कोहरा हो जाता है और इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, इससे क्लोरोप्लास्ट को क्षति मिलती होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे के विकास में कमी आ जाती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली का यह अवरोधक बन जाता है। इससे एंजाइम प्रणाली पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और मानव नेत्र में जलन होने लगती है और यह उत्तेजना का कारक बनता है। उसके बाद फिर देखिए कुछ घरेलू वायु प्रदूषक हैं जो घरों में वायु प्रदूषण फैलाते हैं। घरेलू गतिविधियों के परिणाम होने वाला जो वायु प्रदूषण होता है इसमें देखिए सिक बिल्डिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसके लिए देखिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं। वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ देखिए कहाँ से होते हैं, घरों में देखिए परफ्यूम, स्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, एयर फ्रेशर आदि इसके तहत आते हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है देखिए आँख, नाक व त्वचा में जलन तथा मिचली आना, सिर दर्द होना, शरीर में संचित होकर यकृत और शरीर के अन्य अंगों को यह क्षतिग्रस्त करता है। उसी प्रकार से देखिए रेडॉन होता है, यह रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। यह पुरानी इमारतों की नींव या दरारों में पाई जाती है। यह प्राकृतिक रूप से मृदा से उत्सर्जित होती है और रेडियम से भी इसका उत्सर्जन होता है। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, शहरों में वातायन वेंटिलेशन की कमी के कारण घरों में अधिक मात्रा में एकत्र होकर फेफड़ों के कैंसर को यह जन्म देती है। उसके बाद फिर देखिए तंबाकू है, धूम्रपान, इसमें कैंसर कारक बेंजोपायरिन, बेंजोएंथ्राइसिन शामिल होते हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि इसका धुआं अत्यंत हानिकारक और कैंसर कारक रसायन का स्रोत होता है, जिससे आंख, नाक, गले में जलन और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा तथा कैंसर जैसे खतरनाक रोग जन्म लेते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, ये देखिए विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल, कागज, छपाई उद्योग, ताप प्रतिरोधक फोम एवं कारपेट कंपनियों से उत्सर्जित होते हैं। इनका दुष्प्रभाव देखिए क्या होता है, आंख और नाक में जलन तथा एलर्जी इनसे उत्पन्न होता है। ये विभिन्न प्रकार के देखिए घरेलू वायु प्रदूषक थे। अब देखिए इनके उदाहरण देखिए, वायु प्रदूषण का उदाहरण अपने देश में कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा देखिए इस समय दिल्ली में वायु प्रदूषण देखा जाता है। ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर में से एक माना जाता है। नवंबर दिसंबर में यहाँ का देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अक्सर 400 से 500 तक पहुँच जाता है। ये होता कैसे है कि हरियाणा, राजस्थान में देखिए पराली जलाने, वाहनों के धुओं, पटाखों को जलाने, ठंडी हवा के कारण यहाँ स्मॉग की जो है मोटी परत बन जाती है, जिससे यहाँ की वायु प्रदूषित रहती है। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण है कानपुर और बनारस। यहाँ पर देखिए कोयला आधारित उद्योग धंधे हैं, पुराने वाहन और धूल के कारण वायु प्रदूषित होती है। अब देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार से प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट के इफेक्ट। इसके लिए देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया गया है NCAP। इसको 2019 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 2024 तक 20 से 30% प्रदूषण में कमी करना था। उसके बाद फिर देखिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चलाया गया था। ये दिल्ली NCR में लागू किया गया है। उसके अलावा देखिए CNG बसों को, इलेक्ट्रिक वाहनों को, प्लास्टिक को प्रतिबंध किया गया। पराली प्रबंधन तकनीक को बेहतर किया गया, यानी पराली को जलाने से रोका जाए, उसको कैसे प्रबंधित किया जाए, प्लास्टिक को नहीं इस्तेमाल किया जाए, इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए, CNG बसें चलाई जाएँ। तो इस प्रकार के प्रयासों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया गया है। भारत में वायु प्रदूषण देखिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका प्रभाव मानव जीवन, जलवायु और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है। इसके नियंत्रण के लिए देखिए सरकार, समाज और नागरिकों सभी को मिलकर कार्य करना आवश्यक है, तभी जाकर इस पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखिए वायु गुणवत्ता सूचकांक जो क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, किस प्रकार के आप पता करेंगे कि कहाँ की वायु कैसी है। आपके मोबाइल पे भी दिखाता है और विभिन्न प्रकार की वेबसाइट पर भी दिखाता है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ की वायु किस लेवल की है। तो देखिए जब आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज जो है 0 से 50 होगी
तो वहाँ पर वायु का गुणवत्ता स्तर जो है वो अच्छा कहा जाएगा, यानी वहाँ पर हरा संकेत दिखेगा और इससे स्वास्थ्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रेंज है वो 51 से 100 के बीच में दिखेगी, तो इसका मतलब है ये संतोषजनक है और ये हल्का हरा दिखेगा, यानी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब रेंज में देखिए 101 से 200 के बीच होगा तो यह मध्यम प्रकार का होता है और इसका जो इंडिकेशन है यानी पीला कलर का दिखता है। इससे देखिए जो संवेदनशील लोग होते हैं यानी सेंसिटिव लोग होते हैं उनको असुविधा हो सकती है। उसके बाद देखिए जब रेंज 200 से 300 के बीच में तो ये खराब होता है और इसका जो है संकेत नारंगी कलर का दिखता है। इसकी वजह से देखिए जो सांस के रोगी होते हैं उनको ज़्यादा समस्या हो सकती है। उसके बाद फिर देखिए जो रेंज 301 से 400 के बीच हो तो ये बहुत खराब होता है, यानी वायु वहाँ की बहुत ही खराब है और ये लाल कलर से दिखती है। इसके वजह से देखिए सांस लेने में कठिनाई होती है और विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा समस्या होती है। जब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रेंज है 401 से 500 हो जाती है, यह गंभीर होता है बहुत और यह गहरा लाल का जो है इंडिकेट करता है। इसमें देखिए सभी लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो, यानी इसमें चाहे जिनकी इम्यूनिटी मजबूत हो चाहे कमजोर हो, सब लोग इससे प्रभावित हो। तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने जो है पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, उसमें जो इसका सबसे पहला प्रकार है वायु प्रदूषण, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसमें मैंने आप लोगों को विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की इमेजेस माध्यम से समझाने का प्रयास किया और इसमें मैंने सबसे लास्ट में आप लोग को एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी बता दिया और दिखा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।